नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों की। ये एक ऐसा पद है जिसे संविधान के पन्नों से ज्यादा असल में राजनीति के गलियारों ने गढ़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संविधान प्रधानमंत्री को सीधी सीधी लिमिटेड पावर देता है, तो आखिर ये पद सरकार का सेंटर पॉइंट बना कैसे? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि कागज पर यानी हमारे संविधान के अनुच्छेदों में इस पद के बारे में क्या लिखा है। देखिए, हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री पद की बुनियाद सिर्फ कुछ ही मुख्य अनुच्छेदों पर टिकी है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात है और आर्टिकल 78 में उनका कर्तव्य बताया गया है कि वो राष्ट्रपति को हर जानकारी देंगे। शब्द सीधे हैं, पर इन्हीं से प्रधानमंत्री की अपार शक्ति निकलती है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के दिल में ले जाती है। संविधान के शब्दों और राजनीतिक हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। शक्ति सिर्फ लिखी नहीं जाती, उसे बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि अलग अलग दौर की राजनीति ने इस संवैधानिक खाके को कैसे बदला और इसे एक नया आकार दिया। ये टाइमलाइन हमें 5 बड़े दौर दिखाती है। नेहरू के सब में प्रथम होने से लेकर इंदिरा गांधी के जबरदस्त केंद्रीकरण तक, फिर गठबंधन की मजबूरियां और अब एक बार फिर से एक मजबूत बहुमत का दौर। हर दौर ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को एक नया मतलब दिया है। यहां देखिए फर्क कितना साफ है। नेहरू के दौर में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहले थे, मतलब कैबिनेट ही असली बॉस थी। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में पासा ही पलट गया। प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्र बन गए और पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय सबसे शक्तिशाली हो गया। देखिए, आर्टिकल्स तो वही थे 74 और 75, पर उनकी व्याख्या पूरी तरह से बदल दी गई। और फिर आया गठबंधन का दौर, जब राजनीति का पेंडुलम दूसरी तरफ घूम गया। इस दौर ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री की शक्ति सिर्फ संविधान की किताब में नहीं है, बल्कि लोकसभा में उनकी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, इस पर भी टिकी है। आर्टिकल 75(3 जो कहता है कि सरकार को सदन का विश्वास हासिल होना चाहिए, वो इस दौर में सबसे अहम बन गया। और यहीं एंट्री होती है पीएमओ की, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान में इसका कोई जिक्र तक नहीं है, लेकिन आर्टिकल 74 और 78 से ही ये अपनी सारी ताकत खींचता है। मंत्रालयों की निगरानी से लेकर बड़े रणनीतिक फैसले तक। इसी वजह से कहा जाता है कि पीएमओ संविधान से बाहर है, लेकिन सत्ता के एकदम सेंटर में है। जब पावर एक जगह इतनी जमा हो जाए, तो लोकतंत्र के दूसरे स्तंभों को तो आगे आना ही पड़ता है। तो अब देखते हैं कि हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी ने प्रधानमंत्री की शक्तियों की सीमाएं कैसे तय की। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का शायद सबसे बड़ा केस है, केशवानंद भारती केस। इसने दिया मूल ढांचे का सिद्धांत। मतलब आप संविधान में बदलाव तो कर सकते हैं, पर उसकी आत्मा को नहीं छू सकते, जैसे लोकतंत्र या संघवाद। सीधा सीधा संदेश था, प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर नहीं है। और फिर आया एस.आर. बोम्मई केस, जिसने हमारे संघवाद यानी फेडरलिज्म को बचाया। इस फैसले ने यह तय कर दिया कि केंद्र सरकार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके मनमाने ढंग से राज्यों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती। प्रधानमंत्री की सिफारिश अब न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गई। अच्छा, सिर्फ अदालतों ने ही नहीं, बल्कि वक्त वक्त पर बनी बड़ी बड़ी कमेटियों ने भी प्रधानमंत्री की पावर को बैलेंस करने की बात कही है। सरकारी आयोग ने आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को रोकने की बात कही। पुंछी आयोग ने राज्यपाल के पद की निष्पक्षता पर जोर दिया और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने कैबिनेट सिस्टम को फिर से मजबूत करने की वकालत की। तो इन न्यायिक फैसलों और आयोगों की सिफारिशों के बाद आगे का रास्ता क्या है? चलिए उन सुधारों पर एक नजर डालते हैं जिनकी बात आज भी होती है। ये टेबल दिखाती है कि हर सुधार की जड़ संविधान में ही है। कैबिनेट की भूमिका बढ़ानी है तो आर्टिकल 74 पर ध्यान देना होगा। संसद का कंट्रोल बढ़ाना है तो आर्टिकल 75(3 पर जोर दिया जाता है। और पीएमओ की शक्तियों को सीमित करने के लिए आर्टिकल 74 से 78 तक के दायरे को साफ करने की बात होती है। और ये लाइन तो संसदीय लोकतंत्र की पूरी कहानी कह देती है। अनुच्छेद 75(3 प्रधानमंत्री की ढाल भी है और तलवार भी। जब तक लोकसभा में बहुमत है, ये उनकी रक्षा करता है, लेकिन जिस पल बहुमत गया, यही आर्टिकल उनकी सरकार गिराने वाली तलवार बन जाता है। तो अंत में हम कहां पहुंचते हैं?
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की असली ताकत संविधान की लाइनों से कम और उस दिन के राजनीतिक हालात से ज्यादा तय होती है। ये संविधान और राजनीति के बीच एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। और सवाल यही है कि भविष्य में यह संतुलन किस तरफ झुकेगा। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।